नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है आज दिन भर की क्या बड़ी खबरें रहेंगी और अभी तक रात से लेकर अभी तक क्या बड़ी खबरें हैं जो घटी हैं, क्या घटनाएं हैं जिन पर चर्चाएं हुई हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से आज पूरे दिन सबसे अहम खबरें क्या रहने वाली हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक कर आप तक सभी बड़ी खबरें पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिर आज बड़ी खबर क्या है, हेडलाइन क्या है और उसके बाद विस्तार से इन खबरों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहली आज की बड़ी खबर रहेगी पीएम मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और ये 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। कई सारे क्षेत्रों में कुवैत के साथ डील भी होनी है। उसके बाद गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंजाब से बड़ी खबर होगी जिस पर नगर निगम चुनाव 2024 के लिए अमृतसर में मतदान जारी है। और इसके साथ साथ आखिरी जो आज की बड़ी खबर रहेगी, जयपुर अग्निकांड में अब तक 14 की मौत हो चुकी है और 30 की हालत गंभीर है। ये भी आज की एक बड़ी खबर है जिस पर हर खबर, हर जानकारी आप तक पहुंचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। इससे मुतालिक जो भी अभी तक अपडेट निकल कर आ रही है जयपुर से, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर पहुंचे हुए हैं, मतलब रवाना हो चुके हैं और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण, हर मायने से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हैं। 43 साल, लगभग 43 साल के बाद। आज से 43 साल पहले जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो कुवैत के दौरे पर गई थी। डिफेंस और ट्रेड रिलेशन मजबूत करने पर भी आज बातचीत होने वाली है और इसके मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। 43 साल बाद कुवैत दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और इससे पहले 1981 में इंदिरा गांधी कुवैत गई हुई थी। उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया है। अब जाकर कुवैत के साथ और भी रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक रिश्तों में सुधार लाने के लिए अलग अलग मौकों पर, अलग अलग मायनों पर, अलग अलग एंगल्स से कैसे उन बॉन्ड्स को मजबूत करना है वो करके दिखाया है। और ग्लोबली आज प्रधानमंत्री मोदी भी एक बड़े लीडर के, एक बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, फ्रांस हो, रशिया, चाइना हो, हर किसी देश के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए हर मुमकिन प्रयास मौजूदा सरकार द्वारा किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और उसी के मद्देनजर ये कुवैत दौरा 2 दिन का रहने वाला है जिसमें 43 साल बाद ये कुवैत दौरा है। और इसमें खास बात यह है कि कुवैत में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रहेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वहां पर जरूर भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। जरा उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। अक्सर हमारी बात डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी से होती रहती है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। शीतल जी, हमारे प्रधानमंत्री जो कुवैत जा रहे हैं जी, और निश्चित रूप से कुवैत एक महत्वपूर्ण देश है, काफी अमीर है। तेल की जब से वहाँ खोज निकली है और उस मुहाने पर जो फारस की खाड़ी पर है, इसका अपना महत्व है, विशेषकर इसलिए कि यहाँ की कुल आबादी करीब 48 लाख है, जिसमें से 15 लाख से ज्यादा कुवैत के मूल निवासी हैं सिर्फ। और भारतीयों की संख्या वहाँ पर करीब 10 लाख से अधिक है। और ये भारतीय वहाँ पर एक मजदूरी के नाम से गए थे, लेकिन आजकल वहाँ जितने भी तेलकूट के हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनमें सब एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर भी वहाँ पर मौजूद हैं। और यूँ माना जाए कि कुवैत की जो रेवेन्यू है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। इस भारतीय समुदाय से रूबरू होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं। और न केवल इतना, वहाँ 26वां जो फुटबॉल का अरेबिक कप का जो उद्घाटन होने वाला है, उस समारोह में भी हमारे प्रधानमंत्री अपनी उपस्थिति देंगे। ये 2 दिन का जो दौरा है, कहने के लिए ये दौरा है, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुवैत के और हमारे बहुत पुराने ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। और खासकर उस समय जब कुवैत संकट में था, सद्दाम हुसैन ने उनके कब्जे पर कर लिया था, तो अमेरिकन सेना वहां गई थी और उनको कुवैत को चंगुल से छुपाई थी, बचाया था। उस समय भारत ने
जिस तरह से कुवैत को मदद की थी वो एक ऐतिहासिक मदद है। और आज की तारीख में कुवैत जितना संपन्न आगे बढ़ता जा रहा है एक विकास की दौड़ में, निश्चित रूप से जब से हमने यहाँ प्लानिंग किया है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाए, तो कुवैत के जो धन कुबेर हैं वो भी अब यहाँ पर भारत में किस तरह व्यापारिक सहयोग करेंगे, यहाँ फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करेंगे। इन सब चीजों के वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और एक बहुत बड़ा MOU वहाँ होने वाला है, जिससे जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है उधर अरेबिक कंट्रीज में ईरान से पास होता हुआ, उसके लिए भी इसमें एक रास्ता निकलेगा। क्योंकि कुवैत की स्थिति एक ऐसी है कि जिसमें एक तरफ ईरान भी है, इराक भी है और गल्फ के मुहाने पर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अगर देखा जाए, जहाजरानी के मामले में देखा जाए तो इसका विशेष महत्व है। और यहाँ जिस तरह से व्यापारिक संबंध हमारे सुदृढ़ होंगे, निश्चित रूप से जो सिल्क रोड का एक जो कॉन्सेप्ट चाइना ने बनाया है, जिसके लालच में जो है वो अरेबिक देशों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसका एक अल्टरनेटिव हमको मिल सकेगा। और निश्चित रूप से डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा सवाल रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से कूटनीतिक रिश्तों में मजबूत करने के लिए लगे हैं किसी भी देश के, बहुत खास रह जाता है कि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत का दौरा कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है ऐसा नहीं होता कि हमने अपना बिस्तर बांधा और सीधे वहां पहुंच गए। इसके पहले बहुत कूटनीतिक हलचलें होती हैं, आदान प्रदान होता है वहाँ के अधिकारियों का, हमारे अधिकारियों का, और इन चीजों को देखा जाता है कि किन मुद्दों पर हमको बहस करना है, किन मुद्दों पर MOU करना है, कौन से भारत के हित के लिए आवश्यक है, कौन से हितकारी हैं। देखिए, भारत की जो समस्याएं हैं आर्थिक अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है देश की सुरक्षा के लिए। देश की सुरक्षा के लिए इस समय जो है हमको सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए कुवैत से क्या मदद मिल सकती है। निश्चित रूप से ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में कुवैत बड़ा स्ट्रिक्ट है। अभी उन्होंने करीब 6000 से ज्यादा जो है दारू की बोतलें, शराब की बोतलें उनको नष्ट किया है। वहाँ पर एक सुन्नी देश होने के कारण, इस्लामिक कल्चर होने के कारण वहाँ पर इस तरह का स्मगलिंग वगैरह अलाउड नहीं है। तो निश्चित रूप से जो स्मगलर्स अभी तक कुवैत का उपयोग करते रहे थे वहाँ का, उससे हम कैसे निपटेंगे इसका भी वहाँ पर आकलन किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास समय देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस खास दौरे को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है कि PM मोदी किस तरह से आगे बढ़ेंगे और कैसे अपने कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अगली बड़ी खबर है, गोरखपुर दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। CM योगी महिलाओं से संवाद भी करेंगे और अक्सर वो गोरखपुर जाते हैं, वहां पर संवाद होता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आज वो सम्मानित भी करने वाले हैं। तो गोरखपुर मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीब रहता है, वहां पर समय समय पर उनका जाना रहता है, उनका दौरा रहता है और वहां पर लोगों से भी संवाद होता है, महिलाओं से संवाद होता है, महिलाओं की समस्याओं को उठाया जाता है, अधिकारियों के समक्ष रखा जाता है और त्वरित रूप से अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को हल करें और इनकी जो भी समस्या है, जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्या है, उनको हल करके उनका निराकरण किया जाए। तो ये एक अंदाज, अलग ही अंदाज है योगी आदित्यनाथ का और एक पब्लिक दरबार के रूप में भी वो इसे देखते हैं और इस दौरान उनके पास कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं रहता। प्रोटोकॉल के अधीन जाके वो वहां पर महिलाओं से बातचीत करते हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। फयाज अहमद हमारे सहयोगी इस पर बने हुए हैं। फयाज, गोरखपुर का जो दौरा है योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का, वो अक्सर गोरखपुर जाते रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उनके करीब भी काफी है। आज का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या खास कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं? जी शीतल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर करीब दोपहर 2 बजे वो गोरखपुर पहुंचेंगे। CM योगी आदित्यनाथ द्वारा आज जो है गोरखनाथ कृपा दूत संस्थान का वो लोकार्पण करेंगे, जो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में करीब 2 बजे आयोजित होगा। इसमें गोरखपुर मंडल के 7 औषधशील केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ इस दौरान महिलाओं से सीधे संवाद भी करेंगे। NRLM से जुड़ी महिलाएं और CCL
प्रमाण पत्र का भी सीएम योगी के हाथों आज वितरण किया जाएगा। एक आर्थिक समृद्धि का मंत्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं को देंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बैंक सखी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बीसी रखी के रूप में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो महिलाएं उन्हें सम्मानित करने का भी काम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब भी गोरखपुर दौरा रहा है, कुछ न कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को जो सौगात दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों जो करीब जो गोरखपुर मंडल के साथ जो है अपने शिल्प केंद्रों का लोकार्पण होने के बाद लोगों को तमाम तरीके का रोजगार भी मिलेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करने के बाद संभावना है कि वो सुबह जो है जनता दरबार भी लगाएंगे, क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रहते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं, सीधे जनता से जुड़ते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ एक फरियादी के पास पहुंच जाते हैं। उनके प्रार्थना पत्रों को लेकर जो मौके पर मौजूद अधिकारी होते हैं उन्हें सख्त हिदायत करते हैं कि जो भी फरियादी हैं उनकी समस्याओं को सुनकर जो है त्वरित उसका निस्तारण किया जाए। तो बड़ी जो है ये परंपरा जब सीएम योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब से जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर में लगता रहा और आज भी वो क्रम जारी है। बिल्कुल फयाज, ना सिर्फ महिलाओं से मुलाकात होगी, उनसे संवाद होगा, बल्कि जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको सम्मानित भी किया जाना है। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महिला और पुरुष में जो समानता आ जाए, महिलाएं भी स्वावलंबी बने, क्योंकि महिलाएं परिवार को चलाती हैं और महिलाएं जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तभी हमारा जो प्रदेश और देश तरक्की ठीक है फयाज। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया फयाज आपका ये जानकारी के लिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि महिलाओं को कैसे एम्पावर करना है, महिलाओं को कैसे रोजगार देना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाना चाहेंगे, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा रहेगा। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसमें कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे और जैसे हमने पहले भी बताया, एनआरएलएम की महिलाओं के साथ उनका संवाद भी होना है, उनसे बातचीत भी होनी है और ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह भी दिखाएंगे और देखिए हमने पहले ही कहा कि महिलाओं को कैसे एम्पावर करना है, सशक्त करना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कदम नहीं छोड़ रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास का ये समय निर्धारित है उनके दौरे का और उसके बाद वहां पर महिलाओं से और बाकी लोगों से बाकी कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाएंगे। वो एक परंपरा है, जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि अक्सर जब भी वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनका एक पब्लिक दरबार होता है। कल सुबह एक जनता दरबार लगा सकते हैं, कल सुबह जनता दरबार लग सकता है जिसमें कई सारे लोग शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन लोगों से सीधा संवाद करते हैं और उसके बाद अधिकारियों तक ये बातें पहुंचाते हैं। तो ये अपने आप में एक निराला अंदाज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसको वो बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त जो कहीं ना कहीं लगातार पीछे भी हमने दिखाया है, संसद धक्का मुक्की मामले में सियासत गर्मा चुकी है और लगातार क्राइम ब्रांच के पास संसद पहुंचा धक्का मुक्की का केस, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में धक्का मुक्की हुई थी। राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, जो हमने कल भी आपको अपडेट दी थी। आज सीएन रिक्रेट पर वहां पर क्राइम ब्रांच कर सकती है, पहुंच सकती है और क्राइम ब्रांच के पास संसद का धक्का मुक्की केस पहुंच चुका है। और आपको बता दें, इससे पहले भी जब हमने दिखाया था आपको परसों, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई थी, उसमें राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई थी और ये मामला दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और ये अब दिल्ली पुलिस से सीधे क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुका है और क्राइम ब्रांच अब इसका सीन रिक्रिएशन कराएगी। सीन रिक्रिएशन मीन्स, इसका मतलब होता है कि वहां पर दोबारा से उसी तरह से लोग आएंगे और उसी तरह से सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। और अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल राहुल गांधी पर 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उस एफआईआर में 6 धाराएं, अलग अलग धाराएं हैं और अलग अलग चीजें उसमें शामिल हैं
आप देखना होगा कि ये पूरी जांच किस दिशा में जाती है, इसका राजनीतिक असर क्या पड़ता है, राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस लगातार पूरे देश के अंदर जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, खासतौर पर राहुल गांधी के खिलाफ लगी हुई एफआईआर के मामले में। लेकिन जब ये धक्का मुक्की हुई थी तो उसके बाद बीजेपी के 2 सांसद घायल होने की खबर भी आई थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। अस्पताल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आधिकारिक तौर पर उनका हालचाल जानने की कोशिश करने के लिए पहुंचे थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जानने की कोशिश की थी। लेकिन जो कांग्रेस है, बीजेपी है, वो लगातार एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और दूसरे एक दूसरे को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद वहां पर जबरन घुसे और हमसे धक्का मुक्की की, खासतौर पर राहुल गांधी भी उसमें शामिल थे। और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के सांसदों ने उल्टा धक्का मुक्की की है। तो सीन रिक्रिएट कर सकती है क्राइम ब्रांच। ये आज की ये मुख्य अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास अब मामला पहुंच चुका है। देखिए, राहुल पर एफआईआर दर्ज हुई है, धारा 3 के तहत सामूहिक अपराध इसमें आता है। ये भी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज है, क्योंकि 6 धाराएं लगी हैं राहुल गांधी पर, अलग अलग धाराएं हैं, ये एफआईआर लगी हुई है। तो पहली जो है धारा 3 के तहत सामूहिक अपराध इन पर जो है वो लगा हुआ है। इसके साथ साथ आगे बात करें तो धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना है, ये भी एक इसमें रखा गया है। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। धारा 117 जिसमें जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना भी शामिल है, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें मामला है। उसके अलावा धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, ये भी एक बड़ा मामला है, ये भी इसमें दर्ज हुआ है। और देखिए, बहुत सारे मामले हैं, 6 अलग अलग धाराएं इसमें दर्ज की गई हैं। निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, ये 125 के तहत आता है। अब जरा बात करेंगे 131 की। धारा 131 में क्या है? धक्का देना और डराना धमकाना भी इसमें शामिल है। ये भी देखिए, धारा 131 का मामला भी दर्ज है। उसके अलावा बात करें तो धारा 351 लगी हुई है, जिसमें धमकी देने का मामला भी सामने आया है। धारा 351 धमकी देने का मामला, ये भी राहुल गांधी पर जो है वो लगाया गया है, और ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, राहुल गांधी पर एफआईआर में 6 अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आज वहां पर क्राइम ब्रांच पहुंची है, केस पूरा क्राइम ब्रांच के पास है, क्राइम ब्रांच वहां पर सीन रिक्रिएट करेगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बच्चों का खेल है, एक संसद को जैसे एक अखाड़ा बना के रखा है, धक्का मुक्की जबरन तरीके से की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है, ताकि अपना पॉलिटिकल जो कहीं ना कहीं बेनिफिट है वो लोगों के समक्ष रखा जाए या फिर राजनीति को चमकाया जाए। तो ये कितना जायज है हमारे भारत के लोकतंत्र में? बिल्कुल ठीक कहा आपने शीतल। देखिए, कहीं ना कहीं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे या फिर वो कांग्रेस हो, पॉलिटिकल माइलेज देने की पूरी जा रही है। और कहीं ना कहीं इससे हमारे संसद की जो छवि है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो देश के लोगों के सामने हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो। आप देखेंगे किस तरीके से जो ये संसद का शीतकालीन सत्र चला है, इसमें अगर आप पूरी कार्रवाई देखेंगे तो पूरी कार्रवाई के समय भी जो कम है वो बहुत ही ज्यादा कम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि संसद की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल ही नहीं पाई। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है, या तो सत्ता पक्ष हंगामा कर देता है या विपक्ष हंगामा कर देता है, जिसके चलते संसद की कार्रवाई बाधित हो जाती है, संसद की कार्रवाई जो है हंगामे के भेंट चढ़ जाती है। अब लेकिन बात इससे ऊपर जा चुकी है, इससे एक कदम आगे आ चुकी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जब दोनों ही पक्ष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद हो, अंबेडकर वाले बयान को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए दिखाई दिए। इस पर अब देखिए, हाथापाई और धक्का मुक्की का मामला भी आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक कदम जो है वो आगे जा चुके हैं। जिस तरीके से हमें संसद के परिसर के अंदर देखने को मिला कि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वहां पर धक्का मुक्की की, और अगर आप कांग्रेस के सांसद की बात करेंगे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो गिर गए, उनके पैर में चोट आई। लेकिन वहां पर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं प्रताप सारंगी गिर गए और उनके सर में चोट आई, उनके टाके लगे। और इसी के चलते जो है प्रताप सारंगी को और मुकेश राजपूत को, जो कि फारुखाबाद से लोकसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, दोनों को आरएमएल अस्पताल में
भर्ती कराया गया, जिसके बाद कई बीजेपी के बड़े सांसद और मंत्री जो हैं वो उन दोनों को देखने गए, उन दोनों से बातचीत की और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद बात की है। लेकिन अब ये मामला जो है, देखिए दिल्ली पुलिस ने इसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली है, एफआईआर दर्ज कर ली है और देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, दोनों ही मामलों में एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। जो बीजेपी ने कंप्लेंट की थी जिसमें जो बांसुरी स्वराज थी और इसके साथ अनुराग ठाकुर पहुंचे थे और नागालैंड से एक और राज्यसभा सांसद थी बीजेपी की, वो गए थे जो है राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने, वो भी कंप्लेंट दर्ज हो चुके, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। वहां से कांग्रेस के जो सांसद थे, चाहे उसमें प्रमोद तिवारी हो, रजनी पाटिल हो, ये तमाम जो सांसद थे वो गए थे, उनकी भी जो एफआईआर है दर्ज हो चुकी है। अब इस मामले में जो सूत्रों के हवाले से खबर है शीतल, वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है कि वो खंगालने वाली है। आधिकारिक तौर पर जो है वो बकायदा संसद के अंदर जो अधिकारी है उससे परमिशन ले जाएगी, क्योंकि ये जो मामला है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के बिल्कुल क्राइम ब्रांच तक मामला पहुंच चुका है और जरूर वो चाहेगी कि पूरा मामला और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्ज्वल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बड़ा मामला है, आज सीन रिक्रिएशन भी होना है, उसको लेकर भी देखना होगा कि क्या पूरा मामला निकल कर आएगा। फिलहाल संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संभल में आज भी एएसआई टीम सर्वे करेगी, क्योंकि कल वहां पर एएसआई की टीम पहुंची थी। 5 मंदिर और 19 कुएं के सैंपल लिए गए हैं। देखिए 5 मंदिरों के सैंपल लिए हैं। जियारत वाली जगह पर मिला खंडित मूर्तियों वाला पत्थर और संभल में एएसआई की टीम कुछ और तीर्थों का सर्वे करने वाली है। पूरा संभल मामला इसमें जुड़ गया है और एएसआई टीम कल वहां पर पहुंची थी, जिसे संभल प्रशासन ने एएसआई टीम को वहां पर बुलाया था जब वहां पर मंदिर मिला हुआ था। और उस मंदिर मिलने के बाद जब कुएं खुदे थे तो कुएं खुदाई के बाद वहां पर कई सारी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां मिली थी, ईंटें मिली थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये ईंटें इस मंदिर को बनाने के लिए उपयोग की गई हैं। वहां पर हनुमान जी की मूर्ति मिली थी जो आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो मंदिर मिला था। उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना हुई थी। वहां पर लगातार लोग भी पहुंच रहे थे, वहां पर भक्तजन आ रहे थे, श्रद्धा आस्था के तहत वो अपने आप को वहां पर हाजिरी लगा रहे थे। चलिए फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर में, जहां पर कल एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक बहुत बड़ा वहां पर हादसा हुआ था जिस अग्निकांड में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 80 लोग घायल हुए हैं। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनकी फिलहाल वहां पर इलाज जारी है। उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जयपुर अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, समय समय पर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और इस पूरे हादसे में 80 लोग घायल हुए हैं। 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन सभी लोगों का इलाज जारी है। कल एलपीजी और सीएनजी टैंकर के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, भिड़ंत हुई थी, क्योंकि दोनों में गैस थी और उस गैस के चलते जब धमाका हुआ तो आग फैल गई और उनका जो रिसाव था, उनका जो फैलाव था वो आसपास की गाड़ियों तक पहुंचा। वहां पर निजी गाड़ियां चल रही थी, बसें चल रही थी। उस वजह से आग का जो फैलाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो फिलहाल जयपुर अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 80 लोग इसमें घायल हैं और 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 14 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है और ये बात भी बताई जा रही कि इन शवों की पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो शव जिंदा जले हैं। कुछ लोग वहां पर जिंदा जले हैं। जब आग लगी तो बहुत बेहद खतरनाक मंजर वहां से निकला। डॉक्टर स्माइल हमारे साथ हैं जानकारी के लिए। डॉक्टर स्माइल, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कल जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त मात्र 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ गया है और लगभग 80 लोग जो हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। शीतल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग 80% से ज्यादा जल चुके हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बस का जो दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला जिसमें 34 लोग थे, उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा है कि उसमें 34 लोग गए कहाँ। ऐसे हादसे का मतलब ये है कि ये आंकड़ा काफी बड़ा बड़ा आंकड़ा बनेगा। और इसमें जो है कई संगठनों की मांगे भी उठ रही हैं कि इस तरीके के हादसे, इसमें आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको 2009 के एक वाकया बता देता हूँ। सीतापुरा के अंदर बहुत बड़ा ऑयल कंपनी के अंदर वो आग लगी थी, लेकिन ये उससे भी बड़ा हादसा है। वहां पर इतने लोगों की मौत नहीं होती, यहाँ तो चलता फिरता आदमी भी मर गया था और उसके
वजह भी ये बताई जा रही है कि इसमें 3 वजह रही है। उसमें सबसे जो अहम वजह है वो ये है कि NHI के जो टोल है वो बिना क्लियर किए लीफ रिंग रोड चालू किया, तो जिससे कि कट होने की वजह से टर्न लेते हैं तो वहां पर आमने सामने भिड़ जाते। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि 3 फ्लाईओवर शुरू करने थे, वो सरकार के द्वारा नहीं किए गए। अगर वो हो जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तीसरी वजह पुलिस प्रशासन के ऊपर उठाया जा रहा सवाल कि वो वसूली की वजह से DPS के सामने कट खोल दिया गया, जिसकी वजह से ये हादसा जबरदस्त अंदाज में हुआ। और बताया जा रहा है कि इसका जो गैस लीक हुआ है तो 1 किलोमीटर तक आग फैली है। अब 1 किलोमीटर जब आग फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि कोई 10-20 लोगों के मरने की तो नहीं हो सकती ना। जब जल कर के खाक हो गए, लोगों की हड्डियां तक जल गई, तो ऐसे हालात में सोचने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा शीतल मैं जहां तक समझता हूं, अगर ये ढूंढेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि खेतों में भी सिर्फ कपड़े नजर आए, लोग नजर नहीं आए, परिंदे जल गए, सब कुछ हो गया, यानी 100 के आसपास ये आंकड़ा जाएगा, ये मान के चलिए आप। ये सिर्फ एक बताने का वो है कि साहब इतने मरे हैं, लेकिन जिस अंदाज में 1 किलोमीटर तक आग की लपटें और आग फैली है और जो गुबार बनकर के गैस निकली है, और वो ठीक है डॉक्टर इस्माइल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं और भी यह आंकड़ा बढ़ सकता है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।